एवरीवन, माय नेम है शिवांगी सिंह और आज हम जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का दूसरा वीडियो देखने, दूसरा पार्ट देखने। उसमें हम क्या सीखने वाले हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, पर अगर आपको पहला वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पहला वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हमें बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ना है और सबसे पहले जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बेसिक डिस्कशन होगी। इसी में हम सीखेंगे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, फिर हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। राइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग होती है सेल की। जैसे हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग स्किन है, वैसे ही सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। राइट, सबसे पहले आप ये याद रखो क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। हम लोग लिख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। दूसरा, ये बनी किसके होती है, ये बनी होती है लिपिड्स। ओके, यहाँ नहीं, पॉइंट पॉइंट करके लिखते हैं। ये बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। साथ ही ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी है। अब आप बोलोगे मैम आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये तो समझ में आया। लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है, ये भी हम चलो याद कर लेंगे। पर मैम ये क्या होता है सेलेक्टिवली परमिएबल, ये तो हमने पहली बार सुना है। सेलेक्टिवली परमिएबल का बेसिक मतलब है कि ये जो किसी की एंट्री और एग्जिट को गार्ड करेगी। ये किसी भी चीज को सेल के अंदर एंट्री नहीं देगी, सेलेक्टिव चीजों को ही एंट्री देगी। इसीलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल मतलब एंट्री और एग्जिट को अलाउ करने वाला, परमिएबल मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आप बोलोगे कि मैम सेलेक्टिवली परमिएबल तो समझ में आ गया, पर अभी भी इतना कंफ्यूजन है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल कैसे है। इसके पास तो इसका खुद का ब्रेन है नहीं, तो फिर ये कैसे गार्ड करने वाली है कि किसको अलाउ करना है और किसको अलाउ नहीं करना है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एक्चुअली ये बहुत सिंपल प्रोसेस पे ही वर्क करती है। इसके पास सच में कोई ब्रेन नहीं है कि कैसे सेलेक्ट करती है कि किसको अलाउ करना है किसको नहीं। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। राइट, ये है वो प्रोसेस जो दिखाएगा, जो समझाएगा, जिससे आप ये समझ सकते हो कि कैसे सेलेक्टिवली परमिएबल होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इसको समझने से पहले आप ये समझो कि कोई भी चीज कैसे मूव करती है, उसके पीछे होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही कोई चीज मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज का अमाउंट कहीं ज्यादा है और किसी चीज का अमाउंट कहीं कम है, तो हमेशा वो जो चीज है वो ज्यादा से कम की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। ये होता है मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। फिर से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है सेल और यहाँ पे किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन कुछ हल्का है और आउटर के एनवायरनमेंट में कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज अंदर की तरफ मूव करने लगेगी। इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन? अगर हम डेफिनेशन देखें डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ, को इससे लिखना इतना बेकार लगता है क्योंकि ये चलता ही नहीं, कोई बात नहीं, हम ब्लैक से लिख लेंगे। मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली डिफ्यूजन। समझ में आ गया? डिफ्यूजन क्या है? किसी भी चीज का
कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना ही डिफ्यूजन है, राइट। ओके मैम, डिफ्यूजन समझ में आ गया, पर यहां पे एक चीज और लिखी हुई है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस भी सेम है, इसमें भी क्या होता है, मूवमेंट फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मैम आपने दोनों चीजें बताई और दोनों में सेम ही चीज तो हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन हाई से लो की तरफ मूव कर रहा है सब्सटेंस, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझते हैं। यहां पे डिफ्यूजन में क्या वर्ड आपने देखा, एनी सब्सटेंस। डिफ्यूजन में कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट हो सकता है फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब समझते हैं व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बिल्कुल सेम है, पर यहां पे डिफरेंस बस इतना है कि यहां पे कोई भी मटेरियल नहीं होता, ओनली वाटर होता है, ओनली वाटर होता है। ऑस्मोसिस क्या है? अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे लिख लेते हैं कि मूवमेंट ऑफ, आपको सिर्फ एनी सब्सटेंस की जगह वाटर लिख लेना है, मूवमेंट ऑफ वाटर from its higher concentration to its lower concentration, right? ये तो है हमारी डेफिनेशन। अब आपको डिफरेंस और डेफिनेशन दोनों ही समझ में आ गया होगा, और यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेलेक्टिवली परमिएबल होने का एक बहुत बड़ा राज। ठीक है, कोई भी चीज ग्रेडियंट यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कह सकते हो आप, डिफरेंस को ग्रेडियंट कहते हैं, कंसंट्रेशन डिफरेंस पे ही वर्क करती है, इसी प्रोसेस से वो सिलेक्टिवली परमिएबल हो जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अब हम सीखते हैं व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले आप एक्टिव से क्या समझ पा रहे हो? एक्टिव यानी बहुत मूव करने वाला या फिर बहुत एनर्जेटिक, राइट? एक्टिव एक्चुअली कुछ वैसा ही है। इसमें आपको समझ में आ रहा है कि एक्टिव बहुत एनर्जेटिक है, तो जो एनर्जेटिक है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। आप बस ये याद रखो, जो एक्टिव प्रोसेस है उसमें एनर्जी लगती है, मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उस प्रोसेस को, तभी वो प्रोसेस हो पाएगा। और जो पैसिव है उसमें एनर्जी का उतना कुछ रोल नहीं होता, क्योंकि उसमें बिना एनर्जी के ही काम हो जाता है। समझ में आ गया एक्टिव पैसिव में डिफरेंस क्या है? एक्टिव पैसिव बेसिकली जैसे हम लोगों ने अभी डिफ्यूजन सीखा उसमें ही होता है, समझ लो। जैसे एक्टिव एक्टिव और यहां लिख लेते हैं, मान लो हम लोग, चलो ठीक है नीचे लिख लेते हैं पैसिव। एक्टिव में क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड, और यहां पे नो एनर्जी रिक्वायर्ड। यहां पे क्या हो रहा है? फ्रॉम, मूवमेंट कहां हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अभी आपको समझाएंगे, इस पे आ जाते हैं। यहां पे मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जैसा कि हमने डिफ्यूजन में देखा था। इसमें क्या है? ये प्रोसेस काफी स्लो होता है और ये प्रोसेस काफी फास्ट होता है। इसमें हम लोग बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को नहीं भेज सकते, इसमें हम लोग सिर्फ छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ही ट्रांसफर हो पाएगा, और इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग उसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है बेसिकली एक्टिव। अब आप समझो कि एक तरफ बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और एक तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन है। अभी बताया मैंने, बहुत आसान है हाई से लो की तरफ मूव करना। फॉर एग्जांपल आप समझो एक रूम में बहुत ज्यादा लोग खड़े हैं और दूसरे ही रूम में बहुत कम लोग हैं, बहुत कंजेस्टेड हो रहा है जिसमें ज्यादा लोग हैं। अब कितना आसान है लोगों का फटाफट, है ना, कंजेस्टेड हो रहा है तो लोग फटाफट फटाफट दूसरे रूम में भाग जाएंगे। पर अब आप सोचो एक रूम ऑलरेडी बहुत भरा हुआ है, अब दूसरे रूम में जो ऑलरेडी खाली है, एक या दो लोग हैं उसमें से किसी एक को इस भरे वाले रूम में भेजना हो तो कितना पुल करना पड़ेगा ना, है ना।
प्रेशर लगाना पड़ेगा कि जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, पर वो फिर भी नहीं जाना चाहेंगे। दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस में यही हो रहा है, एक कोई भी सब्सटेंस को उसकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कम पॉपुलेशन से हायर पॉपुलेशन की तरफ मूव करवाया जा रहा है, जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है एक सेल, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है किसी चीज़ के, और यहाँ पे एनवायरनमेंट में एज कम्पेयर टू दिस उतने नहीं हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाना है। तो अब यहाँ से कम वाले से हमें ज़्यादा की तरफ इसको भेजना है, जिसमें हमें क्या लगने वाली है, एनर्जी। इसी एनर्जी की वजह से ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और पैसिव, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव। अब पैसिव को देखते हैं। ये रहा हमारा सेल और ये रही कॉन्सेंट्रेशन, ये रही हायर कॉन्सेंट्रेशन। हमें लेकिन यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीज़ों को भेजना है। तो इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नो एनर्जी रिक्वायर्ड। समझ में आया? ये क्या, ये हो गया एक्टिव और ये हो गया पैसिव। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया है। फिर से आप समझ लो, एनर्जी रिक्वायर्ड एक्टिव में मूवमेंट फ्रॉम इट्स लोअर टू इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम लोअर टू इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। स्लो, ऑटोमेटिकली जब भाई कोई चीज में एनर्जी लग रही है, जिसको बहुत मुश्किल है जो काम करवाना, वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। ये काम मुश्किल है, इस वजह से स्लो हो जाता है, और जो काम आसान है वो ऑटोमेटिकली फास्ट फास्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको मम्मी देती हैं दाल चावल खाने की, तो आप बोरिंग खाना है तो ऑब्वियसली धीरे धीरे खाओगे, धीरे धीरे खाओगे, है ना। जो चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जो चीज़ आसान है, जो चीज़ आसान है, यानी फॉर एग्जांपल आपको कह दे बर्गर खाने के लिए और पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो आप कैसे जल्दी जल्दी खा के ख़त्म कर दोगे, क्योंकि वो आपके लिए आसान है। वैसे ही ये प्रोसेस आसान है, तो ये प्रोसेस जल्दी से हो जाता है, और ये प्रोसेस टफ है, इस वजह से ये प्रोसेस स्लो होने वाला है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और ये इजी है, इस वजह से बड़े मॉलिक्यूल आराम से ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैसिव प्रोसेस। पर एक्टिव में ये इतना एक्टिव में बड़े मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होना काफ़ी टफ है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सो सॉरी। फिर आ जाते हैं एक चीज़ समझने के लिए। अच्छा, हम लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ लिया। ऑस्मोसिस क्या था? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज एक्सोस्मोसिस एंड व्हाट इज एंडोस्मोसिस। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो सेल है, ऑस्मोसिस दोनों जगह होती है। सेल है, थोड़ी सी बड़ी बना देते हैं अपनी सेल को, ये है सेल। ऑस्मोसिस कहाँ हो रही है? सेल के अंदर भी हो रही है, सेल और सेल के एनवायरनमेंट के साथ भी हो रही है, राइट। तो अगर सेल के अंदर ही ऑस्मोसिस, राइट, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये सेल के अंदर ही अगर मूवमेंट हो तो इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। समझ में आ रहा है? सेल के अंदर ही हो। अब एक्सोस्मोसिस समझ लेते हैं। ये रही हमारी सेल, ये रहा मॉलिक्यूल और ये रहा बाहर का मॉलिक्यूल। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या तो सेल से बाहर की तरफ या तो सेल से अंदर की तरफ, या तो मतलब बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर साइड, दोनों ही साइड को हम क्या बोलेंगे? एक्सोस्मोसिस। समझ में आया? एंडोस्मोसिस, movement of water from its higher concentration to its lower concentration inside the cell. यहाँ पे movement of water from its higher concentration to its lower concentration, या तो from cell to the outside environment या from outside environment to the cell is exosmosis. I hope आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही हम लोग सीख रहे हैं। एक और टर्म है जो कि होती है एंडोसाइटोसिस और एक होती है एक्सोसाइटोसिस। अगर
साइटोसिस का मतलब होता है बेसिकली, अब एंडोसाइटोसिस पहले समझो। ये है सेल में मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर चीज को आना है, ठीक है, अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे? एंडोस्मोसिस, अरे सॉरी एंडोसाइटोसिस। आप अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर रहे हो तो उसी को बोलते हैं साइटोसिस। अगर कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ आ रही है उसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस, और वैसे ही अगर कोई चीज अंदर से बाहर की तरफ जा रही है उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। बेसिकली साइटोसिस मतलब इसको पार करके निकल जाना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके निकल जाना ही हमारी एक्सोसाइटोसिस होती है। आई होप इतना क्लियर हो गया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ये एक अलग ही टॉपिक है, पूरा एक ब्रॉड टॉपिक है। इसमें बेसिकली आप ये समझो, ब्रॉड कुछ नहीं है, इजी है, आप बस इतना समझो, ठीक है। पहले आपको हम हल्का सा समझाते हैं कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होता है और कैसे वर्क करता है। आप ये समझो, 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। पहला होता है हाइपरटोनिक, दूसरा होता है हाइपोटोनिक, और ये होता है आइसोटोनिक। एक्चुअली मैंने बोला टफ इसलिए क्योंकि मेरे को बहुत टफ लगता था, पर मैंने इसको याद करने का ना एक तरीका बनाया, और वही तरीका हम आज आपको सिखाएंगे कि कैसे आप सीख सकते हो उस तरीके से। सबसे पहले आप इन तीनों में आपको हाइपरटोनिक से हम नहीं स्टार्ट करते, हमें हाइपोटोनिक से स्टार्ट करना आसान लगता है। आप ये समझो, हाइपोटोनिक को समझते हैं। सबसे पहले एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, राइट, वाटर बना लेते हैं, ये रहा हमारा ग्लास ऑफ वाटर। और आपने देखा होगा अपनी मम्मियों को रात में वो किशमिश होती है ना, किशमिश, उसको ऐसे ऐसे करके वो भिगो देती हैं पानी में, और सुबह तक आपने कभी देखा है वो फूल के बड़ी सी हो जाती है, राइट। ये क्यों होता है, आपने कभी सोचा है क्या हो रहा है? बेसिकली ये एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब फिलहाल के लिए आप ये समझो कि जो हम लोग एग्जांपल समझ रहे हैं उसमें ये एक प्लेन वाटर है जिसमें कोई भी शुगर सब्सटेंस नहीं है। और किशमिश क्या है? किशमिश इज फुल ऑफ शुगर, है ना, ड्राई फ्रूट है वो। तो जब किशमिश जो है बेसिकली उसमें से सारा पानी निकाल दिया गया है, अब उसमें सिर्फ शुगर कंटेंट बचा हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पे वाटर कम है एज कंपेयर टू सोल्यूशन। अब क्या होगा, मैंने आपको क्या सिखाया था, व्हाट इज ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब आप देख रहे हो कि सोल्यूशन में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो पानी का मूवमेंट किस साइड होने वाला है? अभी आपको दिखाते हैं। ये रही हमारी किशमिश जो फूल के ऐसी हो गई है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है हमारा सोल्यूशन से किशमिश के अंदर मूव कर रहा है। अब किशमिश को बिल्कुल ही रिप्लेस कर दो एक सेल से। सेल में भी ऐसा ही होने वाला है अगर एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आप उसको डाल रहे हो। और इसको याद करना इसलिए आसान है, क्यों हम पहले हाइपोटोनिक समझाते हैं, क्योंकि आप हाइपो को हिप्पो से याद रख सकते हो। हाइपो यानी कि क्या हो रहा है, बेसिकली हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालने पे सेल मोटी हो जा रही है, राइट। तो आप हिप्पो को भी याद रखो। हिप्पो क्या होता है? मोटा होता है ना, हिप्पोपोटामस। वैसे ही याद रखो कि जब आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आप डालते हो तो सेल मोटी हो जाती है। आप एक किशमिश का एग्जांपल याद रखना, और याद रखना कि इसमें बेसिकली जो सोल्यूशन जिसमें हम सेल को डाल रहे हैं उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एज कंपेयर टू सेल ज़्यादा होता है, और सेल में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कम होने की वजह से मूवमेंट सेल के अंदर की तरफ होने लगता है, और इसी वजह से सेल फूल जाती है, और यही होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। समझ में आ गया? हाइपरटोनिक में बिल्कुल इसका उल्टा कर लेना है। अब हम लोग क्या लेने वाले हैं, एक सेल, नॉर्मल सेल लेंगे, राइट, नॉर्मल सेल लेंगे, और क्या करने वाले हैं, उसको एक ऐसे सोल्यूशन में डालने वाले हैं जिसमें हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या कि जो पहले वाला सोल्यूशन था उसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई थी, पर इस वाले सोल्यूशन में
सेल के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई रहने वाली है और यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन लो रहने वाली है। इसी वजह से जो पानी होगा हमारी सेल से अंदर की तरफ नहीं जाने वाला है, इनफैक्ट वो बाहर की तरफ चला जाएगा और जो हमारी सेल होगी वो ऐसी नहीं रह जाएगी, वो श्रिंक कर जाएगी और वो श्रिंक करके कुछ ऐसी सी रह जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ये होता है बेसिकली हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और सेल जो है हमारी श्रिंक कर जाती है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है और सेल हमारी स्वेल कर जाती है। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है? आइसोटोनिक सोल्यूशन में कुछ खास नहीं होता, कोई मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड इक्वल होने की वजह से नेट मूवमेंट ऑफ वाटर 0 हो जाता है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा।